हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर इसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, इवन हम इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं वोल्टेक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल। तो चलो देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये कैसे फंक्शन करता है और इसके पीछे क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। और तो लेट्स बिगिन विद द पॉइंट। चलो देखते हैं। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या गैल्वेनिक सेल है या जिसको हम वोल्टेक सेल कहते हैं, इस सेल का मेन पर्पस ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करता है फ्रॉम केमिकल एनर्जी। तो यू कैन सी इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक बल्कि केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो मेन टारगेट है इस सेल का वो ये है कि केमिकल एनर्जी जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये तो हो गई बात। लेकिन इस सेल को पढ़ने से पहले एक बेसिक पॉइंट है जिसको हम सीखेंगे, जिसके थ्रू हम इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस बात को सीखने के लिए कि हाउ दिस सेल इज़ वर्किंग, तो थोड़ा सा बेसिक एक कंसेप्ट है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। कि सपोज करें कि हमारे पास एक कंटेनर है, चलो हमारे पास कोई भी बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने सॉल्यूशन ली है कॉपर सल्फेट की। एंड यू नो दैट द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होती है इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन होती है। एंड एवरीबडी नो कॉपर सल्फेट इज ब्लू कलर सॉलिड, जिसकी सॉल्यूशन ब्लू कलर की होती है। हमने एक ऑब्जर्व किया चीज़ वो ये कि जब हम कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में, जब कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में जिंक रॉड, जिंक मेटल है, इसकी रॉड अगर इंसर्ट कर दें तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे जो इलेक्ट्रोड हमने डिप किया था सॉल्यूशन में, उस इलेक्ट्रोड की जो साइज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होने जाती है। यानी वेट जो होता है इलेक्ट्रोड का वो कम पड़ जाता है। और साथ साथ में एक चीज़ और भी हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये कि जो सॉल्यूशन है जिसका कलर ब्लू था, वो जो ब्लू कलर सॉल्यूशन का है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होने जाता है। और साथ साथ इस कंटेनर में, इस कंटेनर के अंदर गोल्डन ब्राउन कलर के पार्टिकल्स जो हैं प्रेसिपिटेट की सूरत में नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है तब जब हम जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। हमने जब केयरफुली उसको ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि बेसिकली यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा होता है और उस रिएक्शन के नतीजे में जिंक जो है वो अपना वेट लॉस करता है, साइज कम हो जाती है और साथ साथ में कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन भी डिसअपियर, उसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। इसके पीछे केमिस्ट्री को जब हमने देखा तो हमने कुछ पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो जैसे मैंने आपको दो ऑब्जर्वेशन बताई। नंबर वन, एक तो मैंने आपको ये बताया कि जो ब्लू कलर होता है सॉल्यूशन का वो डिसअपियर हो जाता है। और साथ साथ में जो चीज दूसरी जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई वो मैंने बताई वेट ऑफ जिंक रॉड रिड्यूसेस। जो जिंक रॉड है उसका जो वेट है वो क्या होता है, वो रिड्यूस होता है। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द टू रिएक्शंस एंड दीज टू रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। कलेक्टिवली हम इस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है तो चलो देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो जिंक रॉड जो है उसके जिंक के जो एटम है जो कि बेसिकली न्यूट्रल हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। एंड यू नो दैट ऑक्सीडेशन इज ऑल अबाउट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक, ये असल में क्यों हो रहा है, क्योंकि जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जिंक लॉस कर रहा है तो हमने इक्वेशन बना ली कि जिंक न्यूट्रल है, ये डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ तब जब इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए। ठीक है, ये बात हो सकती है। इसी वजह से जिंक जो है इसके एटम रॉड से निकलकर कहाँ आ रहे हैं, सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो चलो भाई हम यहाँ पर जिंक के जो आयन्स हैं इसको जो है यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं कि जिंक से एटम निकलकर वो आयनाइज फॉर्म में यहाँ आते हैं। ठीक है, नंबर एक, जब जिंक इलेक्ट्रोड से निकलकर सॉल्यूशन में आएगा, एज ए आयन आएगा, तो क्या छोड़ के आएगा, नेगेटिव चार्ज छोड़ के आएगा। कौन सी नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जो ये गिव अप कर रहा है। तो इस तरह से इस चार्ज जो है, ये जो रॉड जो आपके सामने नजर आ रही है बाकी बची हुई, इसके ऊपर कौन सी चार्ज अक्यूमुलेट होगी, नेगेटिव चार्ज। यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाती है क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन गिव अप करके सॉल्यूशन में आ रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो कॉपर जो पड़ा होता है सॉल्यूशन में, कॉपर के जो आयन पड़े होते हैं सॉल्यूशन में,
वो क्या होते हैं, वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। यानी जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन कॉपर जो है जिंक के लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो यहाँ पर अक्यूमुलेट होते हैं, उसको वो कैप्चर कर लेता है और कॉपर बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और यही वो कॉपर के पार्टिकल हैं जो गोल्डन ब्राउन कलर के, जो कि नीचे इस कंटेनर के अंदर आपको नीचे एज ए प्रेसिपिटेट नजर आते हैं। रिएक्शन जो भी आपको सामने हो रहा है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सेल्फ होता है, इसमें किसी वर्क डन की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली और जिंक की रॉड उसके अंदर डिप कर दी, रिएक्शन खुद ब खुद होने लगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कभी कभार जस्ट ए स्मॉल वर्क डन की भी जरूरत पड़ जाती है, यानी थोड़ा सा भी अगर धक्का दें तो रिएक्शन फिर कंटिन्यूसली चलता रहे। फिर कभी कभार ऐसा भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकता है जिसमें किसी धक्के की भी जरूरत नहीं होती, रिएक्शन चलता ही रहता है। और ऐसे रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो होते हैं उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होती है, मतलब नेगेटिव में होती है। नाउ व्हाट इज दैट डेल्टा जी? इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी अगर किसी भी रिएक्शन की लेस देन 0 है तो वो रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा और एक्सोथर्मिक भी है। ठीक है, अब आपने देखा कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज भी किए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन भी किए, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पार्टिकल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चार्ज फ्लो कर रही है फ्रॉम वन टू अनदर, पर हम इस पूरे खेल के अंदर उस चार्ज का यूटिलाइज नहीं कर रहे और यहां पर एनर्जी लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हम इस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल है या वोलेटिक सेल है, ठीक है, ये सेल ऐसा सेल है जो कि उस चार्ज को यूटिलाइज करता है, या उस चार्ज को जो प्रोड्यूस होती है उसको, उस चार्ज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि गैल्वेनिक वोलेटिक सेल, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, हाउ दिस सेल इज वर्किंग। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसकी बेसिक केमिस्ट्री क्या है, तो चलो देखते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखी है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो बात मैंने आपको शुरू में कही कि यहां पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, यहां पर रिडक्शन भी हो रही है। इसका एक एग्जांपल है जिसको कहते हैं जिंक कॉपर सेल, और इसी जिंक कॉपर सेल का दूसरा नाम है डेनियल सेल। जिंक कॉपर सेल का एक स्पेशल नाम है, नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेनियल सेल। तो कोई पूछे कि डेनियल सेल क्या है, तो कहेंगे जिंक कॉपर सेल। तो जिंक कॉपर सेल क्या है, तो कहेंगे गैल्वेनिक सेल, या कहेंगे वोलेटिक सेल, या कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो होपफुली यहां तक की बात आपको समझ आ रही होगी। तो चलो देखते हैं कि हाउ दिस डेनियल सेल या जिंक कॉपर सेल, हाउ दिस सेल इज वर्किंग। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, और फिर उस करंट का हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आपको एक सारा एक मलबा आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम इस सारी पॉइंट्स को हम सीखने जाएंगे, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि ये सारा मामला क्या है। यहाँ पर आप देखें कि दो कंपार्टमेंट हैं, 1 और 2। एक कंपार्टमेंट जो है इसके अंदर हमने लिया है जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन को, यू कैन सी। और जिंक सल्फेट की जो सॉल्यूशन हमने ली है इसकी मोलैरिटी है 1 मोलर, यानी 1 m सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट की। दूसरे कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली है, इसकी मोलैरिटी भी सेम है 1 मोलर। यानी एक तरफ हमने जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन ली 1 मोलर, और एक तरफ हमने कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली, वो भी 1 मोलर है। ठीक है, नेक्स्ट। जब हमने जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन ली है तो आप जानते हैं कि जिंक और सल्फेट के आयन सॉल्यूशन के अंदर पड़े होंगे, यू कैन सी जिंक आयन एंड द सल्फेट आयन। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली है तो इसके अंदर कॉपर के आयन होंगे, यू कैन सी कॉपर आयन, और साथ में सल्फेट आयन। ठीक है, और चीज जो हमने जो की है वो ये कि जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें हमने जिंक मेटल की रॉड हमने डिप कर दी एज ए इलेक्ट्रोड, और कॉपर सल्फेट जो है इसकी सॉल्यूशन में हमने कॉपर की रॉड जो है ये हमने उसके अंदर डिप कर दी है। तो जिंक सल्फेट में जिंक रॉड डिप की है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड डिप की है। दोनों रॉड अपनी अपनी सॉल्यूशन में डिप पड़ी है, और इन दोनों रॉड को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू हमने आपस में जोड़ा हुआ है, और इस वायर के बीच में हमने कोई डिवाइस यूज की हुई है, यू कैन यूज द बल्ब और यू कैन यूज द अमीटर या गैल्वेनोमीटर, जो करंट के फ्लो को मेजर करता है कि करंट पास हो रहा है या करंट पास नहीं हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंज आएगी और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी करंट जो प्रोड्यूस होता है कि वो होता है कि नहीं होता, ये चीज़ हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि कहानी क्या है। असल में कहानी ये है कि जिंक के आयन और जिंक जो इलेक्ट्रोड है इसके एटम, इन दोनों के बीच में एक तरह का होता है इक्विलिब्रियम। इन दोनों के बीच में एक तरह का होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, बिफोर कनेक्टिंग द वायर। और कॉपर की जो सॉल्यूशन है इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया, इनके बीच में भी एक होता है इक्विलिब्रियम। और इसी इक्विलिब्रियम के थ्रू हम कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। ये प्रोसेस इस तरह से इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक। पर जैसे ही हम जिंक और कॉपर जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो हमने प्रीवियसली सीखा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब जिंक रॉड को कॉपर के अंदर डिप करते हैं तो जिंक की एबिलिटी जो होती है वो आयोनाइज होने की ज़्यादा होती है और कॉपर की एबिलिटी जो होती है वो न्यूट्रलाइज होने की ज़्यादा होती है, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो ऑक्सीडाइज हुआ था और कॉपर जो था उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे और वो रिड्यूस हुआ था। यहाँ पर भी यही होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो इसको मैं यूं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि चलो भाई मैंने एक एरो मिटा दिया। अब एक एरो मिटा दिया तो इसका मतलब है कि जिंक जो है इलेक्ट्रोड के एटम सॉल्यूशन में आने की एबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, यानी इलेक्ट्रोड के एटम आयनाइज होंगे और जिंक जो होगा वो सॉल्यूशन में जो है उनके आयंस प्रोड्यूस होते जाएंगे। पर कॉपर सल्फेट की सूरत में जो इक्विलिब्रियम है ये वाला, ये डिस्टर्ब होता है कुछ इस तरह से। इसमें क्या होता है कि कॉपर के जो आयंस है सॉल्यूशन में, कॉपर के जो आयन है सॉल्यूशन में, इनके न्यूट्रलाइज होने का चांस ज़्यादा होता है, इनके रिड्यूस होने का चांस ज़्यादा होता है। और ये कैसे होता है तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे। कि जब जिंक के एटम इलेक्ट्रोड से निकलकर सॉल्यूशन में आते जाएंगे तो आप जानते हैं कि पीछे वो क्या छोड़ते आएंगे, इलेक्ट्रॉन। जिंक के एटम जब इलेक्ट्रोड से निकलकर सॉल्यूशन में आएंगे, आयोनाइज होकर सॉल्यूशन में आएंगे, सो व्हाट दे विल गिव अप, दे विल गिव अप द इलेक्ट्रॉन। तो यही वो इलेक्ट्रॉन है जो इस रॉड पे अक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, नंबर 1। यानी ये पूरी जो रॉड होती है इसके ऊपर कौन सी चार्ज आती है, नेगेटिव। ये चार्ज कौन सी हो जाती है इस इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव, नंबर 1। दूसरी बात ये, कॉपर के जो आयन है वो जब इस कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर जब डिपॉजिट होने जाएंगे तो ये डिपॉजिट होने जाएंगे तो ना सिर्फ ये डिपॉजिट होंगे लेकिन न्यूट्रलाइज भी होंगे। पर न्यूट्रलाइज होने के लिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कॉपर के जो आयन है ये कॉपर के पास जाने के बाद इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसको हम यूं शो कर सकते हैं कि जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे आयनाइज होने के बाद, यही वो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं तो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू होते हुए इस डायरेक्शन से होते हुए यहाँ आते हैं और यही वो दो इलेक्ट्रॉन हैं, यही वो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कॉपर जो है यहाँ से गेन कर लेता है। तो आई होप सो कि ये यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द जिंक एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द कॉपर आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये इक्वल होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो होता है वो फ्लो कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है, ठीक है, नंबर 1। जब ऐसा होगा तो हम दो रिएक्शन लिख सकते हैं और जो दो रिएक्शंस लिख सकते हैं उसमें एक है कि जिंक जो था वो न्यूट्रल, वो आयनाइज हुआ यानी ऑक्सीडाइज हुआ। यूँ समझो कि ये एक हाफ सेल है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बजात को दो सेल की कॉम्बिनेशन होता है एंड ईच ऑफ दैट सेल इज कॉल्ड हाफ सेल। तो आप कह सकते हैं कि दिस सेल इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन लॉस कर रहा है, जिंक, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि कॉपर के जो आयन हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए वो कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं और कॉपर न्यूट्रलाइज हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुई, रिडक्शन। ये भी एक हाफ सेल है, तो इस हाफ सेल को हम क्या कह सकते हैं, इस हाफ सेल को कह सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल। तो एक सेल जिसमें जो है ऑक्सीडेशन हुई और दूसरा सेल जो हमेशा उसमें क्या होगी, फिर रिडक्शन ही होगी। पर याद रखें, ये बात याद रखें कि जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होती है उस सेल को ट्रेडिशनली हमेशा लेफ्ट साइड पे बनाया जाता है और जिस सेल में रिडक्शन होती है वो सेल हमेशा ट्रेडिशनली, ठीक है, वो हमेशा राइट साइड पे बनाया जाता है। ये एक तरीका हमने बनाया हुआ है जिसको हम फॉलो करते हैं। और याद रखें
याद रखें कि जब इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज जमा हुई तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि दूसरा इलेक्ट्रोड जो होगा उसके ऊपर चार्ज कौन सी कंसीडर की जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि इस चार्ज यहाँ पर चार्ज अक्यूमुलेट हुई, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव क्रिएट हुई, तो हमने इसको कहा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इस यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव आयन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तो इसको हमने अपोजिट साइन से रिप्रेजेंट किया, पॉजिटिव से। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लो होता है करंट का वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सर्किट की तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन करंट का जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो मैं यहाँ पर एक एरो बना देता हूँ। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है करंट को, कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। और यहाँ पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको एनोड कंसीडर किया जाएगा, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको कैथोड कंसीडर किया जाएगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड होता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो एनोड होता है। पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो उलट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनोड नेगेटिव है और यहाँ पर कैथोड जो है वो कौन सा है, वो पॉजिटिव है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। जब ये जिंक के आयन सॉल्यूशन में आने लगे ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी ऑक्सीडेशन हुई, तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुई इन सॉल्यूशन। कैसे कि सॉल्यूशन में ऑलरेडी पॉजिटिव आयन जिंक पड़े थे। ये जो रॉड से निकलकर जिंक जब सॉल्यूशन में आया तो जिंक जो थे इनके आयन सॉल्यूशन में बढ़ गए। तो हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। पर दूसरी तरफ क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। यहां पर नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में बढ़ी। वो कैसे? क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज चली गई, पॉजिटिव चार्ज कॉपर आयन की सूरत में जब इलेक्ट्रोड पे चली गई, डिपॉजिट होने गई, न्यूट्रलाइज होने गई, तो फिर आप जानते हैं कि पीछे सॉल्यूशन में क्या बचा, सल्फेट आयन, तो नेगेटिव चार्ज बची। तो होगा क्या कि ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हुई है सॉल्यूशन में, तो वो क्या करेगी, इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रिवेंट करेगी। प्रिवेंट करेगी, तो फिर कंडक्शन नहीं हो पाएगी, या आप कह सकते हैं कि चार्ज फ्लो नहीं करेगी। और सिमिलरली यहां पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुई है सॉल्यूशन में, वो प्रिवेंट करेगी इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ी है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन जो यहां से आ रहे होंगे, इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज पड़ी है। तो फिर जो इनवर्ड फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन का, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है जिंक कॉपर के आयन जो है उसको चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इनवर्ड फ्लो जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो प्रिवेंट होगा, रुक जाएगा। जब ऐसा होगा तो फिर चार्ज फ्लो ही नहीं करेगी, करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो इस मसले का जो हल है, इस मसले के हल को हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या करती है, यहां पर बढ़ी पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर देती है और यहां पर बढ़ी नेगेटिव चार्ज को भी रिड्यूस कर देती है, ताकि करंट का जो फ्लो है वो चलता रहे, करंट जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करता रहे। तो अब चलो देखते हैं कि कैसे साल्ट ब्रिज कैसे अपना काम करती है। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों जो हाफ सेल हैं, इनको मैंने एक ट्यूब के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। इस ट्यूब का कुछ हिस्सा मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूं ताकि आपको ये बात समझ आए। तो आप ज़रा देखें कि ये जो ट्यूब जो आपको एक यू शेप की ट्यूब नज़र आ रही है, इस ट्यूब के अंदर ऐसा क्या डालते हैं ताकि ये करंट का फ्लो जो होता है वो चलता रहता है। इसी ट्यूब को जो आपको नज़र आ रही है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं क्या, साल्ट ब्रिज। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, साल्ट ब्रिज कहते हैं। अब जरा देखो कि साल्ट ब्रिज काम कैसे करती है। तो जस्ट लुक एट हियर, लिखा है कि साल्ट ब्रिज के अंदर जो चीजें मिक्सअप की जाती हैं, या साल्ट ब्रिज को जिस चीज से भरा जाता है वो किसी ना किसी इलेक्ट्रोलाइट से भरा जाता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट के मैंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड। इस साल्ट ब्रिज के अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है जो न्यूट्रल हो फॉर दीज टू सॉल्यूशन। ये जो साल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो इन सॉल्यूशन के साथ कोई भी आयन रिएक्ट करने वाला ना हो। और इन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या करते हैं, एक मटेरियल के अंदर मिक्सअप करते हैं सेमी फ्लूइड की सूरत में, थिक एक पेस्ट जैसी मटेरियल होती है, और इसको हम कहते हैं अगार अगार। क्या बोलते हैं इसको हम, अगार अगार।
इसके अंदर हम इन सभी चीज़ों को मिक्सअप करते हैं और एक इमल्शन बनाते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं, एक फ्लूइड होता है जो थिक होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई विस्कोसिटी का होता है, वो उस ट्यूब के अंदर भरा जाता है, ठीक है। ताकि और भरने के बाद हम क्या करते हैं कि इसकी जो ओपन एंड होती है इस ट्यूब की, यहाँ पर काटन का एक प्लंज लगाया जाता है, यहाँ पर काटन का एक टुकड़ा लगा दिया जाता है ताकि इसमें से फ्लूइड जो है बाहर ना निकले। चलो भाई सपोज कर लेते हैं कि मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने इसके अंदर जो है सपोज कर लेते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड भर लिया है। क्या भरा है? पोटेशियम क्लोराइड भरा है। तो पोटेशियम क्लोराइड अगर हमने भरा है तो यूँ समझो कि एक तरफ है पोटेशियम और एक तरफ है क्लोराइड, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आप मुझे बताओ कि इस सॉल्यूशन में कौन सी चार्ज बढ़ी थी? पॉजिटिव। इस सॉल्यूशन में जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ी थी तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस रखने के लिए क्लोराइड के जो आयंस होते हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखते हैं, क्योंकि क्लोराइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है। और साल्ट ब्रिज के अंदर जो पॉजिटिव जो पोटेशियम आयन है वो फिर इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ताकि इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस रखा जाए। इस नेगेटिव चार्ज जो कि सल्फेट आयन की इंक्रीमेंट से बढ़ी थी, इस चार्ज को बैलेंस रखा जाए। तो साल्ट ब्रिज जो है ये कैसे काम कर रही है, चलो देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं और ये कैसे वर्कआउट करती है। तो चलो देखते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक और पॉइंट लिखी है, नाउ दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज जो है वो कैसे फंक्शन करती है। इसमें एक चीज तो हमने लिखी है कि मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द हाफ सेल्स, क्योंकि साल्ट ब्रिज आयन प्रोवाइड करती है दोनों हाफ सेल को, ताकि दोनों जो सेल हैं उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। आप जानते हैं कि पोटेशियम आया कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में, क्लोराइड गया जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन में, क्योंकि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो थी उसमें जिंक आयन बढ़ गए थे, क्लोराइड आयन उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, और कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी थी और इस तरह से पोटेशियम उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बीकर के अंदर वो बैलेंस बनी रहेगी। अगर ये बैलेंस बनी रहेगी तो फिर तो करंट फ्लो करेगा, अगर ये बैलेंस नहीं बनी रहेगी तो फिर ये करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये बेसिक बात है जो आपको याद रखनी है। दूसरा जो फंक्शन है वो ये है कि कंप्लीट द सर्किट बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो करंट फ्लो करता है ये फ्लो तब कर पाता है जब दोनों जो बीकर हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हों, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए हमने क्या यूज किया, हमने साल्ट ब्रिज को यूज किया। सो दैट्स अ वे हाउ द साल्ट ब्रिज इज वर्किंग। तो होप्स हो कि ये सारी कहानी आपको अब तक जो पढ़ी है ये आपको समझ आई होगी। चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। एक चीज़ हमने सीखनी है वो ये है कि ये जो डेनियल सेल है या जिंक कॉपर सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या गैल्वेनिक सेल जिसको आप कह रहे हैं, इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन ये बेसिक पॉइंट है जो अक्सर जो है आप नहीं समझ पाते, इवन बुक में भी लिखी होती है तो आप उसको नहीं पढ़ पाते या नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलो देखते हैं कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक ये हाफ सेल है, नंबर ए चलो उसको कह लेते हैं, और दूसरा हाफ सेल ये है जिसको हम नंबर बी कह लेते हैं। एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, एक जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और एक जहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ये जो हाफ सेल है इसको लिखा जाता है कि जिंक सॉलिड, जिंक आयन इन द aqueous सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोड का जो जिंक था वो सॉल्यूशन में आ रहा है बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इसके ऊपर चार्ज दे दिया 2 पॉजिटिव। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, आयनाइज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ जो कॉपर के जो आयन थे वो कॉपर के आयन जो है वो न्यूट्रलाइज हो रहे थे। ये न्यूट्रलाइज कब हुए, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस हुए उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हुए। तो आप जानते हैं कि ये भी एक हाफ सेल है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अब ये पूरा हाफ सेल जो है दोनों, इन दोनों के जो कंप्लीट रिएक्शन क्या हुआ, टोटल चेंज क्या आई है, चलो उस पर भी बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल रिएक्शन। इस पूरे कंप्लीट सेल के अंदर रिएक्शन क्या हुआ। रिएक्शन ये हुआ कि जिंक जो था वो न्यूट्रल था, कॉपर जो था वो सॉल्यूशन में आयनिक फॉर्म में था। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, खुद आयनाइज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ और कॉपर जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जिंक का क्या हुआ, तो आप सिंपली क्या कहेंगे, जिंक जो है इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लिख सकता हूँ -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए। कॉपर क्या क्या हुआ,
कॉपर के बारे में हम लिख सकते हैं कि कॉपर जो भाई तुम्हारी रिडक्शन हुई, क्या हुई, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए, +2 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल चेन इस पूरे प्रोसेस की ये है। सो दैट्स ऑल अबाउट द केस फॉर टुडे। तो कल मतलब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और साथ साथ में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।